नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी युद्ध जो कि बहुत ही मशहूर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। दोस्तों, मेवाड़ राज्य की गद्दी तो महाराणा प्रताप को मिल गई थी, परंतु उस समय की संकटकालीन स्थिति में राज्य का भार संभालना कोई आसान काम नहीं था। मुगल आक्रमण के फलस्वरूप राज्य की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी मेवाड़ में स्थिरता नहीं आने पाई थी। चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला आदि मेवाड़ के सीमांत भाग मुगलों के हाथ में चले गए थे, जिससे राज्य की आय और प्रतिष्ठा घट चुकी थी। इन भागों में मुगली प्रभाव बढ़ रहा था। इन समस्याओं को हल करने के लिए महाराणा प्रताप के लिए दो ही रास्ते थे। या तो वह अकबर के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दे या मुगलों की व्यवस्था का अंग भंग कर दे। ऐसी स्थिति में वह खोए हुए भाग पुनः प्राप्त कर सकता था और शीघ्र ही राज्य में सुव्यवस्था स्थापित हो सकती थी। यदि वह एक मुगल जागीरदार के रूप में रहना चाहता था और सभी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध थी, दूसरा यह था कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश के गौरव की प्रतिष्ठा बनाए रखे। यह मार्ग सरल नहीं था। दूसरे विकल्प को अपनाने के लिए उसे लंबे तथा घातक युद्ध में उतरना पड़ेगा। फिर भी वह अपने संस्कारों और विचारों से उसने दूसरे विकल्प को ही चुना, अर्थात मुगलों से युद्ध। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो हर समय देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। उसने अपने पिता के समय में भीलों से मिलने जुलने तथा साथ रहने का अवसर मिला था। इसी समय से उसने निकटतम संबंध स्थापित किए थे। उसने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया था। मुगलों से अधिक दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदे को अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ को बदल दिया था। जनसंपर्क के द्वारा भी उसने अपने देश में एक व्यापक जागरण को जन्म दिया था। इन प्रारंभिक कार्यों से उसने मेवाड़ में एक सूत्रता ला दी थी, जिससे लंबे युद्ध में संपूर्ण राज्य में उसका सहयोग मिल सके। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अकबर अपनी विस्तार नीति में इस प्रकार के संगठन को नहीं पनपना देना चाहता था, परंतु जो जो उसे अनुभव होने लगा तो उसका दृष्टिकोण बदला। वह राजपूतों के संगठन का प्रयोग संपूर्ण भारत के राज्य की दृढ़ता के लिए करना चाहता था। वह यह समझ चुका था कि यदि उसके नेतृत्व में संगठित मुगल राज्य की स्थापना करना है तो राजपूतों का सहयोग उसे जरूर चाहिए। फिर भी जिस राज्य की कल्पना अकबर कर रहा था उसमें महाराणा प्रताप अपना स्थान सम्मानित नहीं मानता था। यह अपने वंश गौरव को व्यक्तिगत विशुद्ध स्थिति को अधिक महत्व देता था। वह अपने राज्य को एक इकाई के रूप में रखकर अपने राज्य की प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखना चाहता था। इसकी बजाय वह मुगल राज्य का आश्रित सामंत होना और अपने अधिकारों की मान्यता दिल्ली से प्राप्त करे, वह यह नहीं चाहता था। अकबर को चित्तौड़ विजय के बाद राजस्थान के कई शासकों से मैत्री संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफलता मिल चुकी थी, परंतु मेवाड़ का इस संबंध में सहयोग नहीं देना उसे चुभ रहा था। फिर भी वह यह नहीं चाहता था कि ऐसा किया जाए। जब मान सिंह गुजरात से लौट रहा था तो उसने आदेश दिया कि वह उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर को सर्वोपरि शक्ति की मान्यता दे और शाही दरबार में उपस्थित हो। उसने विशेष रूप से यह स्पष्ट कहा था कि वैवाहिक संबंध के विषय में कोई बल न दिया जाए।
और राणा को आश्वासन दिया जाए कि आंतरिक मामलों में वह स्वतंत्र रहेगा। 1573 ईस्वी में जब मानसिंह ने राणा को इस संबंध में टटोला तो उसने अकबर की अधीनता मानने से आनाकानी की थी। मानसिंह अंत में असफल होकर वापिस लौट आए। इसके बाद इसी आशय के 2 और पैगाम महाराणा के पास भगवान दास तथा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए, परंतु पहले की बात ही वे भी विफल रहे। अलबत्ता व्यवहार और वार्तालाप में राणा शिष्टता की सीमा में रहे थे। इस संबंध में कर्नल टाड ने मानसिंह और महाराणा प्रताप के सम्मेलन यानी वार्तालाप और व्यवहार के संबंध की घटना उदय सागर पर होना बताया जाता है कि यहाँ एक भोज का आयोजन राणा ने अपनी तरफ से आतिथ्य के रूप में किया था, जिसमें राणा स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को वहां भेजा था। जब यह पूछा गया कि राणा इसमें सम्मिलित क्यों नहीं हुए तो उन्हें बताया गया कि वे अस्वस्थ हैं। मान सिंह समझ गया कि राणा उससे परहेज करते हैं क्योंकि कछुआओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कुंवर बिना भोजन किए वहां से चल दिया और ठीक इस घटना के बाद अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना को लेकर वह मेवाड़ आ धमका था। कई लेखकों ने मानसिंह के अपमान की कथा के साथ अकबर का वैष्णव सीधा जोड़ दिया और उसी को हल्दी घाटी युद्ध का कारण बताया है, परंतु मानसिंह के गोगुंदा जाने यानी कि 1573 और हल्दी घाटी युद्ध के होने जो कि 1576 में हुआ था 3 वर्ष का अंतर है, इसलिए उसको युद्ध का कारण नहीं माना जाना चाहिए। युद्ध का सीधा कारण यही था कि अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना इस युद्ध का प्रमुख कारण था। इसके साथ मुगलों के राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ भी जुड़ गए थे, जिन्होंने युद्ध की संभावना को निश्चित कर दिया था। जब अकबर के द्वारा किए गए शांत समझौते के प्रयत्न निष्फल हो गए तो उसने निश्चय किया कि वह मेवाड़ की समस्या का निर्णय बिना युद्ध के नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप ने भी जब अकबर की एक बात नहीं मानी तो वह ताड़ गया कि इसकी प्रतिक्रिया उसके राज्य के लिए भयंकर परिणाम ला सकती है। यह समझते हुए उसने पुंजा नामी नेता को अपने भील सहयोगियों के साथ बुलाकर मेवाड़ की सुरक्षा के प्रबंध में लगाया। दूर सामंतों को अपनी अपनी सीमा में सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए सजग किया था, पर फिर भी घुड़सवारों के दल को नियुक्त कर दिया गया जो उस भाग से कुंभलगढ़ के माल की रक्षा कर रहे थे। मेवाड़ के मैदानी भाग में रहने वालों के लिए पहाड़ी घाटियों में बसने की व्यवस्था कर दी गई थी और यह आदेश निकाल दिया गया था कि मैदानी खेतों में किसी भी प्रकार के अन्न उत्पादन नहीं किया जाए, जिससे भीतर घुसने वाली शत्रु सेना को किसी प्रकार की रसद न मिल सके। यदि ऐसा कोई करेगा तो वह प्राण दंड तक का भागी होगा। यह प्रयोग उदय सिंह की नीति के अनुरूप था, जिसने चित्तौड़ के आसपास के प्रांतों से गिरवा में बस्ती को बसाया था। अकबर ने भी युद्ध को टालने की कोई सूरत न पाकर अजमेर के मानसिंह को धन और जन देकर मेवाड़ की ओर भेजा। 3 अप्रैल 1576 को वह अजमेर से रवाना होकर मंडलगढ़, मोही आदि मुकामों से गुजरता हुआ खमनौर के पास मोलेला गांव के पास जा टिका। महाराणा प्रताप ने भी लोसिंग में अपने डेरे डाले। दोनों सेनाएं एक दूसरे के बलाबल का अनुमान लगाती रही और अंत में 21 जून 1576 ईस्वी को प्रातः युद्ध बेरी बजी। प्रारंभ में जो कुछ मुगल सैनिक के अगरदल ने घाटी पर टिके हुए राजपूत सैनिकों पर वार किया, जिसके फलस्वरूप उनमें से कई मुगल सैनिक मारे गए। इस सफलता से उत्साही राजपूत घाटी के नाके के नीचे उतर आए और शत्रु दल पर टूट पड़े। यह पहला वार इतना जोशीला था कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। बदायूनी जो मुगल दल में था और जिसने इस युद्ध को का आंखों देखा हाल लिखा था, वह भी स्वयं भाग खड़ा हुआ। अपने पहले मोर्चे में
सफल होने पर राजपूत बनास नदी के कांठे वाले मैदान में, जिसे रक्तलाई कहते हैं, वहां पर आ जमे। मुगल फिर भी यहाँ इकट्ठे हो गए और युद्ध जारी हुआ। यहाँ दोनों दलों में पार्श्ववर्ती सैनिक, केंद्रीय जत्थे तथा हाथियों के दल बदल बारी बारी भिड़ गए। दोपहर का समय हो गया था। युद्ध की गर्मागर्मी को जैसे बदायूं लिखता है, सूर्य ने भी अपनी तीक्ष्ण किरणों से अधिक उत्तेजित कर दिया, जिससे खोपड़ी का खून उबलने लगा। सभी ओर से योद्धाओं की हलचल से भीड़ ऐसी मिल गई थी, शत्रु सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों को पहचानना कठिन हो गया था। इस समय बदायूं ने आसफ खां से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने शत्रु और के राजपूतों को कैसे पहचानेंगे। उसने उत्तर दिया कि तुम जो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में लाभ होगा। राणा किक्का अपने साथी लूणकरण, रामशाह, ताराचंद, पुंजा, हकीम सूर आदि के साथ शत्रु दल को चीरता हुआ मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। उसने फौरन ही अपने चेतक घोड़े को एक ऐसी एड़ मारी कि उसने अपने अगले पांव से हाथी के दांतों पर टिका दिया। शीघ्र ही राणा ने मानसिंह का काम तमाम करने के लिए भाले का वार किया, पर यह वार निष्फल हो गया, क्योंकि मानसिंह अपने ओहदे में दुबक गया और यह वार महावत ने झेल लिया। इस चलाचली में घोड़े की एक टांग पर हाथी के सूंड के खंजर से कट गई। अब तो राणा को मुगल सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। उसी अक्षण राजपूत वीरों ने उस भीड़ भाड़ से राणा को किसी तरह बाहर निकाला और टूटी टांग से घोड़े से राणा अधिक दूर नहीं पहुंच पाया कि मार्ग में घाटी के दूसरे नाके के पास चेतक की मृत्यु हो गई। राणा ने उसके अंतिम संस्कार के द्वारा अपने प्यारे घोड़े को श्रद्धांजलि दी। ये चेतक ही था जो कि एक बहुत ही गहरी खाई से इस पार से उस पार कूद गया था और कूदते ही उसकी जान चली गई थी। इस घटना के साथ बताया जाता है कि शक्ति सिंह भी, जो मुगल दल के साथ उपस्थित था, किसी तरह बचकर जाते हुए राणा के पीछे चल दिया और अपने घोड़े को उसे देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। वास्तव में यह कथा प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादित नहीं की जा सकती। शक्ति सिंह पहले ही चित्तौड़ के आक्रमण के समय काम आ चुका था। संभवतः दोनों भाइयों को मिलाने की कथा भाटों ने गढ़ दी होगी। यदि शक्ति सिंह मुगलों के साथ होता तो बदायूं की सूची में उसका नाम अवश्य ही होता। राणा तो वैसे ही इस तुमुल युद्ध में से अपने डेरे की ओर लौट गया, परंतु युद्ध स्थल में लड़ाई ने बड़ा भयंकर स्वरूप ले लिया था। राजपूतों ने अपने जीवन की बाजी लगाना आरंभ कर दिया, जिसमें एक के बाद दूसरा धराशायी होता चला गया। ऐसे वीरों में नेतनी, रामशाह अपने पुत्रों के साथ, राठौड़, शंकरदास, झाला, मानसिंह आदि मुख्य थे। मुगल सेना ने भी उसी दिन अपने डेरे को लौट गई, परंतु भीलों ने रात भर लूट खसोट, घात प्रत्याघात की विधि से उन्हें चैन से सोने नहीं दिया। नितांत दूसरे दिन मानसिंह अपने सैनिकों के साथ गोगुंदे की ओर रवाना हो गया, जहां चारों ओर खाइयों खुदवाकर और दीवारें बनवाकर वह किसी तरह रहने लगा। महाराणा भी अपने डेरे में पहुंचकर घायल सिपाहियों की देखभाल करता रहा और साथ ही साथ इस प्रयत्न में लगा रहा कि गोगुंदे में टिकी हुई मुगल सेना को बाहर से कोई भी राशन पानी न मिल सके। किसी तरह अपना समय गुजारती हुई गोगुंदे में टिकी हुई मुगल सेना के आदमी एक एक करके मरने लगे, क्योंकि भूख प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया था। मानसिंह भी जब शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी, क्योंकि वह राणा को मारने या बंदी बनाने में असफल हुआ था। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विजय को माना है। यदि हम इसको अधिक गहराई से देखें तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली थी, परंतु वह विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। राणा ने तो मुगलों को ऐसा थकाया था कि वे पिंड छुटाकर मेवाड़ से भाग गए थे। यह राजपूत शैली का एक नया युद्ध था और लंबे युद्ध का यह श्री गणेश था। यदि ऐसी स्थिति में हम हल्दी घाटी के युद्ध
को लंबे युद्ध का आरंभ कह दें या उसे स्थगित युद्ध कह दें, तो इस युद्ध के परिणाम ठीक से समझ सकते हैं। आगे की घटना बताती है कि भविष्य में भी अकबर राणा को मारने या बंदी बनाने के प्रयत्न जारी रखेगा। एक के बाद दूसरे मुगल सेनापति आते रहे। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं भी गोगुंडे आया, परंतु राणा इधर उधर छिपकर मुगलों के प्रयत्नों को विफल बनाता रहा। अंत में अकबर को सीमांत भागों में के उपद्रव में व्यस्त होने के कारण मेवाड़ की ओर के अभियानों में स्थिरता लानी पड़ी। राणा ने भी इस समय का उपयुक्त समझकर अपनी नई व्यवस्था स्थापित की थी। तो दोस्तों, ये था हल्दी घाटी का युद्ध। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।